जी स्टूडेंट्स, इस वक्त हम आपके साथ क्लास 11 केमिस्ट्री के कुछ प्रैक्टिकल्स की मोस्ट क्विकेस्ट एंड ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाले हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 11 केमिस्ट्री में टोटल आप लोगों के 8 प्रैक्टिकल्स हैं, जिनको 2 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पोर्शन में आप लोगों के 4 प्रैक्टिकल्स हैं, जो कि मेजर प्रैक्टिकल्स कहलाते हैं, जिनमें से आप लोगों का एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 9 मार्क्स का। एंड सेकंड 4 प्रैक्टिकल्स आप लोगों के जो पार्ट बी में हैं, वो आप लोगों के माइनर प्रैक्टिकल्स कहलाते हैं, जिनमें से आप लोगों के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और वो आपके 6 मार्क्स के होंगे। सो इस तरह से आप लोगों का 15 मार्क्स का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट का एग्ज़ाम होगा। अगर आप लोगों ने पहली 2 वीडियोज़ को वॉच नहीं किया, तो आप लोग वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। क्लास 11 केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड के मॉडल पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन शेयर कर दिया गया है चैनल पर, और विदाउट एनी एरर आप लोगों के लिए तमाम रीडिंग्स और तमाम कैलकुलेशंस प्रोवाइड कर दी गई हैं। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो वॉच नहीं की, सो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें मेजर प्रैक्टिकल्स को कवर किया गया है, जो कि कैलकुलेशन बेस्ड हैं, उनकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है। और ये आप लोगों की वीडियो है जिसमें हम लोग माइनर प्रैक्टिकल्स को क्विकली कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम लोग अपने 4 माइनर प्रैक्टिकल्स को कवर करेंगे। एंड द फर्स्ट प्रैक्टिकल इज़ परफॉर्मिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ इंक्स। सो बच्चों, ये आप लोगों का सबसे पहला माइनर प्रैक्टिकल है, जिसमें आपने क्या करना है, आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करना है और उसके थ्रू आपने मिक्सचर ऑफ इंक्स को सेपरेट करना है। ठीक है, आपने क्या किया है, आपने डिफरेंट इंक्स को मिक्स कर दिया है और अब आप लोग चाह रहे हैं कि इनमें से डिफरेंट इंक्स को एक दूसरे से सेपरेट किया जाए। सो आप इसके लिए कौन सी टेक्निक परफॉर्म कर सकते हैं? आप इसके लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों से यहाँ पे इन एक्सपेरिमेंट्स में से कोई लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं पूछ जाएंगी। आपसे सिंपल और छोटे छोटे आसान से बेसिक एमसीक्यूज पूछ जाएंगे। सो आपने उसी तरह से इन प्रैक्टिकल्स को अंडरस्टैंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी? पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक थ्रू विच वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सोल्यूशंस फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, अगर आप लोगों के पास डिफरेंट चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स कर दिया और आप लोग चाह रहे हैं कि इस मिक्सचर में से डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप लोग सेपरेट करें, सो उसके लिए आप लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके थ्रू आप लोग मिक्सचर के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, मिक्सचर के डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे बच्चों, मटेरियल रिक्वायर्ड आप लोगों के लिए तमाम चीज़ें लिख दी गई हैं और इनको रीड करने की एज सच आपको ज़रूरत चलें आप लोग बाद में कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपके साथ एक डायग्राम शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि बेसिकली इस प्रैक्टिकल में किन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाएगा और किस तरह से हम इसको परफॉर्म करेंगे। सो अगर आप लोग इस डायग्राम को बच्चों अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सो आप लोगों का मटेरियल रिक्वायर्ड और आप लोगों का प्रोसीजर देखते ही देखते बिल्कुल आसानी से कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा। सो बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक फ़िल्टर पेपर लेना है। ये जो आप लोगों को वाइट कलर में नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ फ़िल्टर पेपर। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने क्या किया है, एक फ़िल्टर पेपर लिया है। इस वाइट कलर के फ़िल्टर पेपर को आप फ़िल्टर पेपर भी कह सकते हैं और आप इसको क्रोमेटोग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, और साथ में इसे हम स्टेशनरी फेस बोलेंगे। व्हाट इज़ एसपी? एसपी रेफर्स टू स्टेशनरी फेस। ठीक है, आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस कौन सी होती है? क्रोमेटोग्राम और फिल्टर पेपर इज़ द स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जो मूव ना कर रही हो। सो यहाँ पे इस प्रैक्टिकल में ये क्रोमेटोग्राम आपका मूव नहीं कर रहा, ये एक जगह पे स्टैटिक रहेगा, इसलिए आप इसको स्टेशनरी फेस का नाम देते हैं। अब बच्चों, आप लोगों ने सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने ये वाइट कलर का फ़िल्टर पेपर ले लिया, ये आपके लेबॉर्ट्री में अवेलेबल होगा, आपने इसको ले लिया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि इसकी बॉटम पे तकरीबन 1 से 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़कर आपने पेंसिल के साथ एक ब्लैक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला स्टेप है। आपने फ़िल्टर पेपर लिया, फ़िल्टर पेपर लेने के बाद आप लोगों ने नीचे से बॉटम से 1 से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़कर, गैप छोड़कर आप लोगों ने पेंसिल के थ्रू और स्केल के थ्रू एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, और ये आपकी बेस लाइन कहलाती है। ठीक है, ये लाइन क्या कहलाती है? बेस लाइन। सो बेस लाइन हमेशा ड्रॉ की जाती है 1 से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस देकर। अब आप लोगों ने क्या करना है, जिस भी मिक्सचर को आप लोग सेपरेट करना चाह रहे हैं, उस मिक्सचर की एक ड्रॉप को आपने यहाँ पे इस बेस लाइन पे ऐड कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास मिक्सचर ऑफ इंक्स हैं, ठीक है, उसमें ब्लैक इंक है, ब्लू है, येलो है, डिफरेंट इंक्स वहाँ पे ऐड कर दी गई हैं। ठीक है, और मिक्सचर बना लिया गया है। सो आप लोग क्या करेंगे, जिस भी बॉटल के अंदर आपका वो मिक्सचर प्रेजेंट होगा इंक्स का, आप वहाँ से एक कैपिलरी ट्यूब के थ्रू या एक छोटे से ड्रॉपर के थ्रू या टूथपिक के थ्रू, ठीक है,
3 चीज़ों को आप लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपिलरी ट्यूब के थ्रू या फिर आप लोग टूथपिक के थ्रू उसका एक ड्रॉप लेंगे और उस ड्रॉप को, उस मिक्सचर का एक ड्रॉप लेंगे और उस ड्रॉप को आप लोग यहाँ पे इस बेस लाइन पे ऐड कर देंगे। आई होप कि यहाँ पे आपको ड्रॉप नज़र आ रहा होगा, एक येलो कलर का, जिसको हम लोगों ने हाईलाइट भी किया है रेड से, ठीक है। सो ये आप लोगों ने यहाँ पे इस ड्रॉप को ऐड कर दिया और इस पूरे क्रोमेटोग्राम को, ये जो वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फेस। सो ये हो गया आपका एक काम। दूसरी तरफ आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक जार लेना है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज़ अ ग्लास जार, और इस ग्लास जार के अंदर आप लोगों ने सॉल्वेंट ऐड करना है। अब इसके अंदर आप लोगों ने किस तरह से सॉल्वेंट ऐड करना है, बहुत थोड़ी सी अमाउंट में आप लोगों ने सॉल्वेंट ऐड करना है, सिर्फ इतना सा कि आपके जो बेस लाइन है क्रोमेटोग्राम की, उससे भी नीचे आपके पास सॉल्वेंट मौजूद हो, ठीक है। आप लोगों ने इस क्रोमेटोग्राम को प्रॉपरली उस सॉल्वेंट के अंदर डिप नहीं करना। आपने करना क्या है, ये जो जार आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें आपने इस फ़िल्टर पेपर को, इस वाइट कलर के फ़िल्टर पेपर को हैंग कर देना है, ठीक है बच्चों। जार को आपने ओपन किया और उसके अंदर आप लोगों ने इस वाइट कलर के फ़िल्टर पेपर को हैंग कर दिया। किसी भी चीज़ के थ्रू, किसी भी सपोर्ट के थ्रू आप लोगों ने वहाँ पे इसको हैंग कर देना है। हैंग आप लोगों ने कुछ इस तरह से करना है कि उस जार के अंदर सॉल्वेंट मौजूद है, ठीक है, और उस सॉल्वेंट के अंदर ये क्रोमेटोग्राम आपका बिल्कुल हल्का सा डिप होना चाहिए, ठीक है। और वो ब्लैक लाइन जो है, जो आपको नज़र आ रही है बेस लाइन, वो डिप नहीं होनी चाहिए। उससे जो निचला वाला पोर्शन है, सिर्फ़ और सिर्फ वो इसका आपके जो है वो जार के अंदर सबमर्ज्ड होगा, डिप होगा। सो इस तरह से आप लोगों ने क्रोमेटोग्राम को जार के अंदर हैंग कर लेना, ठीक है। अब ये जो जार के अंदर सॉल्वेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सॉल्वेंट किस नेचर का होगा। सो बच्चों, सॉल्वेंट में आप लोग वाटर भी सिंपल ले सकते हैं, आप लोग सॉल्वेंट में एसिटिक एसिड ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट आप लोग चूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मिक्सचर जिसको आप लोग सेपरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोग किस चीज़ को सेपरेट कर रहे हैं, मिक्सचर ऑफ इंक्स। सो इंक क्या है, इंक्स आर पोलर इन नेचर। अगर आप लोग कभी भी पानी के अंदर इंक डिज़ोल्व करें तो इंक डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। सो इंक क्या है बच्चों, इंक इज़ पोलर इन नेचर। सो अगर आप लोग जिस चीज़ को सेपरेट कर रहे हैं वो आपकी पोलर होगी, सो आप लोग सॉल्वेंट भी कौन सा चूज़ करेंगे, पोलर। और अगर आप लोग जिस चीज़ को सेपरेट करना चाह रहे हैं वो आपकी नॉन पोलर है, सो फिर आपका सॉल्वेंट भी क्या होगा, नॉन पोलर। सो यहाँ पे आप लोग मिक्सचर ऑफ इंक्स को सेपरेट कर रहे हैं और इंक इज़ पोलर इन नेचर, सो इसीलिए आप लोग जो सॉल्वेंट ऐड करेंगे वो भी आपका पोलर नेचर का होगा। अगर यहाँ पे हम लोग सेपरेट कर रहे होते, लेट्स सपोज कि हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनाइड्स और जेंथोफिल्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट करें। सो ये जो आपकी पिगमेंट्स होती हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, दे आर नॉन पोलर इन नेचर। सो उस केस में कभी भी आप लोग वाटर का सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आप लोग सॉल्वेंट भी एसीटोन, एथेनॉल या एसीटोन या इस तरह के जो सॉल्वेंट्स होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, उनको आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने क्या किया, दो काम आप लोगों ने यहाँ पे किए। इस प्रैक्टिकल को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, आपका सेकंड प्रैक्टिकल भी इसी के थ्रू कवर हो जाएगा। सो आपने सबसे पहले एक फ़िल्टर पेपर लिया, फ़िल्टर पेपर की बॉटम पे आप लोगों ने एक बेस लाइन ड्रॉ की विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल। उस पर आपने वो ड्रॉप ऐड किया जिस चीज़ को, जिस मिक्सचर को आप लोग सेपरेट करना चाह रहे हैं। देन आप लोगों ने एक जार लिया जो कि बेसिकली सॉल्वेंट जार है, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्वेंट ऐड किया और उसके अंदर आप लोगों ने अपने क्रोमेटोग्राम को हैंग कर लिया, ठीक है। अब क्रोमेटोग्राम को आपने इस तरह से हैंग करना है कि वो कम्प्लीटली सबमर्ज ना हो सॉल्वेंट में, रादर उसकी बेस लाइन से भी जो नीचे का हिस्सा है, सिर्फ और सिर्फ वो आपका सॉल्वेंट में डिप हो रहा हो। और इसी सॉल्वेंट को आप लोग मोबाइल फेस का नाम देंगे। सो यहाँ पे आप लोग कुछ देर के लिए अगेन आप लोग इस जार को जो है वो क्लोज़ कर देंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का सॉल्वेंट जो है वो एवेपोरेट ना हो जाए। और आपको इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए अलाउ करेंगे क्रोमेटोग्राफी को कि वो रन होती रहे, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों के डिफरेंट जो कलर्स होंगे वो सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे ऑन द क्रोमेटोग्राम। सो फिर उसके बाद आप लोग जार को डेफिनेटली ओपन करेंगे और अपना क्रोमेटोग्राम वहाँ से रिमूव कर देंगे। समटाइम्स आप लोग स्प्रेइंग एजेंट्स को यहाँ पे ऐड करते हैं, समटाइम्स आप लोग नहीं करते, आप लोगों को ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों की क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। सो यहाँ पे बच्चों आप लोगों के साथ ये प्रोसीजर कंप्लीट शेयर कर दिया गया है और प्रोसीजर में कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों को वैसे इतना लेंथी लग रहा है, लेकिन जो चीज़ें मैंने आप लोगों को डायग्राम में एक्सप्लेन की हैं, अगर वो आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए हैं तो प्रोसीजर आप लोगों के लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है।
सो ये आप लोगों ने रीड कर लेना है। अब यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि RF वैल्यू भी यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करते हैं। सो व्हाट इज़ RF वैल्यू? जब भी आप लोग क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं सो एंड पर आप लोग कुछ कैलकुलेशंस करते हैं जिन्हें आप RF या रिटेंशन फैक्टर का नाम देते हैं। सो RF या रिटेंशन फैक्टर का बेसिकली फार्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। सो इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए आप लोग RF या रिटेंशन फैक्टर की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं ये भी आप लोगों के साथ उसी तरह का क्रोमेटोग्राम शेयर किया गया है। इस तरह से आप लोगों के डिफरेंट कलर्स सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह की कलर्ड चीज़ें आप लोगों को नज़र आएंगी एंड देन आप लोग कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। सो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस आप लोगों के लिए कर दी गई हैं और जो आपका MCQs आएगा वो मोस्टली ज़्यादा चांस यही है कि वो इसी एक्सप्लेनेशन के इसी कैलकुलेशन के बेस्ड पे होगा, ठीक है। सो कैलकुलेशन बच्चों आप लोगों ने कैसे करनी है, RF आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं हमेशा याद रखें कि RF का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। सो यहाँ पे सोल्यूट कौन सा है आपका, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे वो कह रहे हैं इफ़ अ ब्लू डाई स्पॉट ट्रेवल्ड 4 सेंटीमीटर। सो ब्लू डाई स्पॉट क्या है, ये आपका सोल्यूट है और इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया है 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस लाइन एंड द सॉल्वेंट फ्रंट ट्रेवल्ड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्वेंट आपका कितना ऊपर तक गया है 10 सेंटीमीटर तक। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सोल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट दैट इज़ 4 सेंटीमीटर को आप लोग 10 सेंटीमीटर पर डिवाइड करेंगे। सो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। सो इस तरह से आप लोग किसी भी किस्म की RF वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये है आपका क्रोमेटोग्राफी का सिंपल सा आसान सा प्रैक्टिकल। नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल है वो भी क्रोमेटोग्राफी बेस्ड है। सो इसको मैं बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स नहीं करूँगी और क्विकली इसको पास करेंगे ताकि आप लोग इसको वीडियो जो है उसकी बहुत ज़्यादा लेंथ ना हो जाए। सो इस प्रैक्टिकल में आप लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, आप लोग लेड और कैडमियम आयंस का एक मिक्सचर है उसको सेपरेट कर रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी से। लास्ट एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने मिक्सचर ऑफ इंक्स को एक दूसरे से सेपरेट किया था, ठीक है। आप लोगों ने डिफरेंट इंक्स को मिक्स कर दिया था और आपने क्रोमेटोग्राफी के थ्रू उसको सेपरेट किया। इस एक्सपेरिमेंट में आप लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू लेड एंड कैडमियम आयंस, ठीक है, इनके मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं। यानी कि आप लोगों ने एक मिक्सचर बना लिया है जिसके अंदर लेड भी मौजूद है और कैडमियम भी मौजूद है। अब आप चाह रहे हैं कि इनको एक दूसरे से सेपरेट करें। सो आप किस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे, अगेन पेपर क्रोमेटोग्राफी को आप लोग इस्तेमाल करेंगे। सो ये कुछ मटेरियल और तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए लिख दी गई हैं, आप इसको खुद से रीड कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। सो यहाँ पे बच्चों अगेन बिल्कुल उसी तरह का एक्सपेरिमेंट होगा। आप लोग उसी तरह से एक फ़िल्टर पेपर लेंगे, उसकी बेस लाइन पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ पर अपना मिक्सचर ऐड करेंगे लेड और कैडमियम आयंस का, ठीक है। देन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक जार लेना है, जार के अंदर आप लोगों का सॉल्वेंट होगा। अगेन लेड एंड कैडमियम आयंस बेसिकली आपके पास एक पोलर चीज़ है। सो आप लोग यहाँ पे जो सॉल्वेंट ऐड करेंगे वो आपका वाटर भी हो सकता है, वो आपका एसिडिक एसिड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, ठीक है। सो तमाम जो सॉल्वेंट्स आप लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपके पोलर सॉल्वेंट्स होंगे, ठीक है। सो सॉल्वेंट को आप लोग मोबाइल फेस का नाम देंगे क्योंकि ये मूव कर रही होती है। मोबाइल मीन जिस चीज़ में मोबिलिटी हो, जो चीज़ मूव कर रही हो, ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों ने सॉल्वेंट ले लिया। देन आप लोग अपने क्रोमेटोग्राम को उसके अंदर डिप करेंगे। डिप करना जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने उसको प्रॉपरली डिप नहीं करना। बेस लाइन से निचला पोर्शन सिर्फ और सिर्फ आपका सॉल्वेंट के अंदर डिप होना चाहिए। देन आप लोग जार को क्लोज़ कर देंगे और कुछ देर आप इसको अलाउ करेंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे, अपना क्रोमेटोग्राम आप लोग बाहर निकालेंगे। अच्छा, अब इस प्रैक्टिकल में जो ख़ास बात है वो ये कि आप अपने क्रोमेटोग्राम को जब क्रोमेटोग्राफिक टैंक से या जार से बाहर निकालेंगे तो आप उस पर स्प्रे करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। सो यहाँ पे लोकेटिंग एजेंट या स्प्रेइंग एजेंट कौन सा है, हाइड्रोजन सल्फाइड। सो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि लेड एंड कैडमियम आयंस के केस में आप लोग स्प्रेइंग एजेंट या लोकेटिंग एजेंट के तौर पर हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते हैं। अब हाइड्रोजन सल्फाइड आपका क्या करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड आपके लेड और कैडमियम आयंस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। लेड के साथ जब हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करेगा तो लेड सल्फाइड बन जाएगा एंड कैडमियम के साथ जब हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करेगा तो कैडमियम सल्फाइड बन जाएगा। लेड सल्फाइड ब्लैक प्रेसिपिटेट्स देगा, ब्लैक कलर देगा और आपको क्रोमेटोग्राफिक जो पेपर है उस पर ब्लैक स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। एंड कैडमियम सल्फाइड आपको येलो कलर देगा। सो उस तरह से आप लोग येलो कलर को उस पर देख सकते हैं। सो इस तरह से आप लोगों की इस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू और हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करने से आप लोग सेपरेट कर सकते हैं लेड और कैडमियम आयंस के मिक्सचर को यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी।
एट द एंड आप लोग अगेन कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, जैसा कि हमेशा आप लोग क्रोमेटोग्राफी में करते हैं। आप लोग रिटेंशन फैक्टर या RF की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। एंड RF की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सोल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक है, सो सोल्यूट यहाँ पे दो तरह के हो सकते हैं, कैडमियम भी सोल्यूट है और लेड भी सोल्यूट है। सो इसमें से किसी भी एक का आपको अगर वैल्यू दी गई है, फॉर एग्जांपल कैडमियम के बारे में वो आपको बता रहे हैं कि कैडमियम ने 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया और सॉल्वेंट फ्रंट ने 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, सो RF वैल्यू कैलकुलेट करें फॉर कैडमियम। सो कैडमियम के लिए आप लोग कैडमियम का जो अपना डिस्टेंस है उसको सॉल्वेंट फ्रंट के साथ डिवाइड करेंगे। सो 3 डिवाइडेड बाय 9 आपका आंसर आ जाएगा रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू। सो दिस वॉज योर सेकेंड प्रैक्टिकल। इसी के साथ हम अपने थर्ड प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। सो द थर्ड प्रैक्टिकल इज डिटर्मिनिंग द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH and HCl इन्वॉल्व्स अ कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। सो सबसे पहले आप लोगों ने आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन इज़ अ रिएक्शन व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है और आपके पास सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं, सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपके पास हमेशा हीट रिलीज़ होती है। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जब भी आपका एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सो उस केस में हमेशा एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, हीट रिलीज़ होती है। सो इसलिए हम लोग कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो न्यूट्रलाइजेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज़ होती है। और अगर हम लोग स्पेसिफिकली HCl और NaOH के हवाले से बात करें, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, सो इस रिएक्शन में आपके पास एनर्जी रिलीज़ होती है -57.3 किलो जॉल्स। ठीक है, सो इस रीडिंग को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि -57.3 किलो जॉल्स ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ HCl एंड NaOH। और इस मेथड के लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो ऑपरेटर्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसे आप कैलोरीमीटर का नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग हीट कैलकुलेट कर रहे हैं और हीट की यूनिट क्या है, बेसिकली कैलोरी। सो इसी बेसिस पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है उसे कैलोरीमीट्रिक एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। और जो ऑपरेटर्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसे आप लोग कैलोरीमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो अगेन इस एक्सपेरिमेंट में आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल करेंगे 0.1 मोलर। देन आप लोग क्लोरीमीटर या सिंपल पॉलीस्टाइरीन कप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोग थर्मोमीटर का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप लोग टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकें। स्टरर जो कि आपको शेक करने में और हिलाने में चीज़ों को इस्तेमाल होगा, जिस तरह से आप लोग सिंपल फूड को कुक करने में एक चम्मच इस्तेमाल करते हैं, तो स्टरर का भी यहाँ पे वही काम है। एंड मेजरिंग सिलेंडर आप लोग इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं ये आपका कैलोरीमीटर है। ठीक है, इस ऑपरेटर्स को आप लोग क्या नाम देते हैं? दिस इज़ द कैलोरीमीटर। क्यों? क्योंकि इस ऑपरेटर्स के थ्रू आप लोग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं। सो कल MCQs में ये चीज़ पूछी जा सकती है कि ये ऑपरेटर्स किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो इस ऑपरेटर्स को आप लोग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस ऑपरेटर्स का नाम क्या है? दिस इज़ अ कैलोरीमीटर। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो हैव अ वुडन बॉक्स और वूल है इसके अंदर। ठीक है, और कैलोरीमीटर आप लोगों ने यहाँ पे इसके अंदर डाला हुआ है और इंसुलेटिंग रिंग भी आप लोगों ने यहाँ पे ऐड किए हैं ताकि आप लोगों की हीट यहाँ से रिलीज़ ना हो। ठीक है, सो इस ऑपरेटर्स के अंदर सिंपल आप लोगों ने करना क्या? अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी एक्सप्लेन कर देती हूँ साथ साथ। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में आप लोग सबसे पहले करते क्या? आप लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया HCl। ठीक है, इस डायग्राम को फ़िलहाल ना देखिए, जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसको अपने माइंड में पिक्चराइज़ करने की कोशिश करें। सो सबसे पहले आप लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब ली बच्चों। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने क्या ऐड किया हुआ है? HCl। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने क्या ऐड किया हुआ है? NaOH। ठीक है, सो दो टेस्ट ट्यूब्स ले ली। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl है और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर NaOH है। दोनों टेस्ट ट्यूब्स का आप लोग टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप लोग थर्मोमीटर ऐड करेंगे और अपना टेम्परेचर देख लेंगे कि HCl का क्या टेम्परेचर है एंड NaOH का क्या टेम्परेचर है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इस कैलोरीमीटर के अंदर NaOH डालेंगे और NaOH डालने के बाद फ़ौरन से आप लोग इसमें HCl को ऐड कर देंगे। HCl ऐड करने के बाद अब यहाँ पे कैलोरीमीटर आपका क्लोज्ड होगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे थर्मोमीटर को ऐड करेंगे
और आप लोग देखेंगे कि आपका टेम्परेचर किस तरह से चेंज हो रहा है। सो लेट्स सपोज कि अगर आप लोगों का जो पहले आप लोगों ने सेपरेटली HCl का और NaOH का टेम्परेचर कैलकुलेट किया था थर्मोमीटर से, अगर वो वैल्यू आप लोगों के पास x थी, सो अब यहाँ पे दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपकी हीट रिलीज़ होगी और आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका पहले टेम्परेचर x आ रहा था जब आप लोगों ने उसका सेपरेटली टेम्परेचर कैलकुलेट किया था, और मिक्स करने के बाद आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सपोज़ y हो जाएगा। सो ये है आपका टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, जिसको आप डेल्टा टी कह सकते हैं। और इसमें आप लोग सिंपल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करेंगे, सो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना टेम्परेचर आप लोगों का इंक्रीज़ हुआ है, कितनी एनर्जी इस रिएक्शन में रिलीज़ हुई है, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अपना टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये प्रोसीजर आप लोगों के लिए लिख दिया गया है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा जी। सो इस तरह से आप लोग डेल्टा टी कैलकुलेट करेंगे, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करके, एंड दिस विल बी द हीट रिलीज्ड इन द रिएक्शन और द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विच विल बी -57.3 किलो जूल्स। सो द माइनस साइन इंडिकेट दैट द रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक और इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों को हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जी। Let's proceed toward the last experiment, which is to purify a sample of sodium chloride NaCl by utilizing the common ion effect with hydrogen chloride HCl gas. सो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सोडियम क्लोराइड को, NaCl को, टेबल सॉल्ट को प्योरीफाई करना है फ्रॉम वाटर, ठीक है। सबसे पहले अपने माइंड में एक पिक्चर ड्रॉ करें कि आपके पास एक बीकर है, बीकर के अंदर आप लोगों ने पानी ऐड किया हुआ है और उसके अंदर आप लोगों ने NaCl ऐड किया और उसको स्टर कर दिया, और आपने NaCl का यानी सोडियम क्लोराइड का नमक का एक सोल्यूशन बना लिया, ठीक है। बिल्कुल आसान सी चीज़ है, आप लोग घरों में ये काम करते हैं। जब आपका BP लो हो जाए या किसी भी कंडीशन में आप लोग ये काम करते हैं कि आप लोग पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड को, सॉल्ट को डिसॉल्व कर लेते हैं। सो अब अगर आपको कोई कह रहा है कि इस पानी में से सोडियम क्लोराइड को अलग करके दो, सो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल करते हुए सोडियम क्लोराइड को पानी में से सेपरेट कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। प्योरीफाई करने का मतलब क्या है, पानी में से सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करना। सो यहाँ पे बच्चों इसी तरह से कुछ आप लोग करेंगे। आप लोगों के पास एक बीकर है जिसके अंदर आप लोगों ने वाटर ऐड किया हुआ है, देन उसके अंदर आप लोगों ने सोडियम क्लोराइड ऐड किया हुआ है और इन चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देखें, बीकर के अंदर आप लोगों ने वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया है और आपका एक मिक्सचर जो है वो कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने इसमें से NaCl को सेपरेट करना है और दोबारा से प्योरीफाई करके सॉलिड फॉर्म में आप लोगों ने इसको सेपरेट करना है। सो इसके लिए आप लोग एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे जिसमें आप लोग कॉमन आयन इफ़ेक्ट की हेल्प लेंगे और HCl गैस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग कुछ ऐसा करेंगे कि ये आप लोगों के पास एक बीकर है जिसके अंदर आप लोगों का NaCl एंड वाटर ऐड है। सो इस बीकर के अंदर, अच्छा अब यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेटली ये आप लोगों को बिल्कुल एक सिंपल कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो HCl गैस है, आप लोग सिंपल इस तरह से HCl गैस ऐड नहीं कर देते बीकर में। कुछ आप लोग प्रिकॉशंस इस्तेमाल करते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं। आपका एक फ्यूम हेड होता है, हुड होता है, जिसके थ्रू आप लोग HCl गैस को बड़े कॉशियस वे में यहाँ से पास करते हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग फ्यूम हुड और वो तमाम चीज़ें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका एक लेबॉर्ट्री कंडीशन नहीं है। सो यहाँ पे आप लोगों को सिंपल एक आइडिया दिया जा रहा है कि आप लोगों ने बेसिकली करना क्या है और आपको एक कॉन्सेप्ट डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है। सो बीकर के अंदर आपका NaCl सोल्यूशन है और उसके अंदर आप लोग अपनी HCl गैस को ऐड करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों कि NaCl अपना रिएक्शंस आप लोग देख सकते हैं ऊपर कि NaCl डिसोसिएट होकर कन्वर्ट हो जाता है सोडियम आयंस में एंड क्लोराइड आयंस में। जैसे ही आप लोग इस रिएक्शन में HCl गैस ऐड करेंगे, सो HCl इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, सो वो डिसोसिएट होगा और कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन आयंस में एंड क्लोराइड आयंस में। सो HCl ऐड करने का इम्पैक्ट क्या होगा कि इस रिएक्शन में इस बीकर के अंदर ओवरऑल आपके पास क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्लोराइड आयंस की वजह से एक कॉमन आयन इफेक्ट जनरेट होगा। कॉमन आयन यहाँ पे कौन सा है, क्लोराइड। NaCl भी क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस कर रहा है और HCl भी क्या कर रहा है, क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। सो आपके पास क्लोराइड आयंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, एक कॉमन आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये रिएक्शन आपका पीछे की तरफ मूव करना पसंद करेगा, ठीक है।
ली शैटलियर प्रिंसिपल आई होप कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर बुक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। सो अगर आप लोग उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकें तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से NaCl का जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है। यानी NaCl दोबारा से अपने आयंस में डिसोसिएट होने की बजाय NaCl में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और वाटर के साथ इंटरेक्शन ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से ये आपका जो NaCl है ये प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में, यानी कि छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में दोबारा से आपके बीकर में एंड पर जो है वो एक्यूमुलेट होना, जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसी बीकर में जो सोल्यूशन मौजूद है इसको किसी भी फ़िल्टर पेपर से पास करेंगे। फ़िल्टर पेपर से जब आप इसको पास करेंगे, आप इसको फ़िल्टर करेंगे, सो वाटर का साइज़ क्योंकि स्मॉल है, सो वाटर आपके फ़िल्टर में से गुजर जाएगा, लेकिन जो आप लोगों के पास NaCl के जो क्रिस्टल्स होंगे वो आपके पास फ़िल्टर में से पास आउट नहीं हो पाएंगे। सो आपके पास NaCl के क्रिस्टल्स बिल्कुल सेपरेट रह जाएंगे और आपका वाटर बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। सो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट में कॉमन आयन इफ़ेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए आप लोग डिफरेंट NaCl को प्योरीफाई कर सकते हैं, NaCl को पानी से सेपरेट कर सकते हैं। सो ये है आप लोगों का एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर। इसको आप लोग 1 से 2 दफ़ा अगर रीड करेंगे तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इस एक्सपेरिमेंट में आपने सिंपल ये चीज़ें याद रखनी है कि कॉमन आयन इफ़ेक्ट को इस्तेमाल करते हुए कॉमन आयन इफ़ेक्ट जो है उसको, उसके एडवांटेजेस को इस्तेमाल करते हुए हम लोग पानी में से NaCl को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और अपना सोडियम क्लोराइड बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और वाटर बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। सो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट, आई होप इट वुड बी वेरी क्लियर टू यू। सो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। ये जितने भी एक्सपेरिमेंट इस वीडियो में हमने डिस्कस किए, इनमें से सिंपल आप लोगों से MCQs बेस्ड छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन स्टिल 15 मार्क्स में से 6 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया, सो आई होप के बहुत अच्छे से आप लोगों के 6 के 6 MCQs विदाउट एनी चीटिंग, विदाउट यूजिंग एनी इलीगल मीन्स आप लोग खुद से कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल इसी तरह से आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल वीडियोज़ क्रिएट करता रहता है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।